सपना शादी का दरिया में दफन। जमींदार राकेश कासनिया से फोन पर बात करके टिल्लू खां बेहद खुश था। वजह यह थी कि जमींदार ने उसे अपने खेतों में काम करने के लिए बुलाया था। दरअसल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में रहने वाले जमींदार राकेश कासनिया के यहाँ बड़े स्तर पर कपास की खेती होती है। कपास की चुगाई के लिए वह भरतपुर जिले के कैथवाड़ा गांव के रहने वाले टिल्लू खां और उसके साथियों को बुला लेता था। जो भी मजदूर उसके यहाँ आते थे वे परिवार सहित आते थे। इस बार राकेश कासनिया ने टिल्लू खां से यह भी कह दिया था कि वह अपने जान पहचान वाले कुछ और लोगों को भी साथ ले आए। जमींदार के खेतों में परिवार सहित काम करने से जहां उनके परिवारों को एक मुश्त मजदूरी मिल जाती थी, वहीं मालिक को भी मजदूरों के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता था। मजदूरों के आने जाने का किराया भी जमींदार ही देता था, इसीलिए मजदूर उसके यहाँ खुशी खुशी आते थे। भरतपुर हनुमानगढ़ के लगभग 450 किलोमीटर दूर है। टिल्लू खां ने अपने साथ चलने के लिए करीम खां, अख्तर खां और हबीब से बात की। जमींदार राकेश कासनिया ने सारे मजदूरों के किराए के पैसे टिल्लू खां के खाते में ऑनलाइन जमा करा दिए थे, जिससे मजदूरों को उसके गांव तक आने में परेशानी न हो। जमींदार राकेश कासनिया के यहाँ जाने की बात से सारे मजदूर खुश थे। इसकी वजह यह थी कि उनके यहाँ खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होती थी। वहाँ खाने में घी, दूध, छाछ भी मिलती थी। कुल मिलाकर बात यह थी कि जमींदार के खेतों में काम करने वाले मजदूरों की मेहमानों की तरह खातिर तवज्जो होती थी। इसीलिए टिल्लू ने जिन जिन लोगों से चलने की बात की थी वे सब जाने की तैयारी करने लगे। टिल्लू के परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी खातून महज 14 साल की थी। किसी वजह से इस साल उसकी पत्नी उसके साथ जमींदार के यहाँ नहीं जा पा रही थी। तब टिल्लू ने अपनी तीनों बेटियों को साथ जाने का प्रोग्राम बनाया। अन्य मजदूर अपनी बीवी बच्चों के साथ जा रहे थे। राजस्थान के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। कपास उत्पादन की वजह से इन दोनों जिलों के श्वेत पट्टी के रूप में पहचान बन चुकी है। देसी व अमेरिकन कपास की फसल पकने पर पौधों से फाहों को अलग कराने का काम मजदूर से कराया जाता है। इस प्रक्रिया को चुगाई या चुनाई कहा जाता है। इस साल 5-6 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चुनाई रकम मजदूरों को अदा की गई थी। इस तरह एक मजदूर दिन भर में चुनाई करके 500 से 600 रुपये कमा लेता है। ज़्यादा कमाने के लिए लोग अपने परिवार के साथ यहाँ काम करने आते हैं। टिल्लू खां व अन्य 15 मजदूरों को लेकर वह जमींदार राकेश कासनिया के गांव जाखड़ा वाली पहुंच गया। राकेश के खेतों के पास ही रविंद्र, रणवीर, देवत राम आदि के भी खेत थे। राकेश के खेतों में काम निपटाकर वह इन मजदूरों को इन पड़ोसी किसानों के खेतों में भी कपास की चुगाई करनी थी। जैसे ही टिल्लू खां की मजदूर टोली राकेश कासनिया के घर पहुंची, उनकी खूब आओ भगत हुई। सभी राकेश के ही घर ठहरे। राकेश का घर काफ़ी बड़ा था। घर के पिछवाड़े दर्जन भर दुधारू पशु बंधे रहते थे। सुबह का सारा दूध डेयरी में भिजवा दिया जाता था, जबकि शाम का दूध दही जमाया जाता था। अगली सुबह मशीनों से दही मथ कर मक्खन व मट्ठा बनाया जाता था। 3 मजदूर इन पशुओं की देखभाल करते थे। परिवार के मुखिया व राकेश के पिता चौधरी लालचंद की पहल पर पहले दिन सभी मजदूरों ने खालिश घी का हलवा व हरी सब्जियों के संग भोजन परोसा गया। सभी मजदूर चौधरी परिवार की मेहमान नवाजी के कायल हो गए। टिल्लू की बड़ी बेटी खातून तो बहुत खुश थी। खातून को राकेश और उसके भाई कुलदीप की पत्नियां दिखाई नहीं दी। चुलबुली खातून खोजी निगाहों से उनके घर के कई चक्कर लगा चुकी थी, पर दोनों बहुएं उसे दिखाई नहीं दी। इसी बीच सो खातून राकेश की नज़रों में चढ़ गई। अगली सुबह बड़े चौधरी लालचंद के कहने पर सभी मजदूरों को गांव के ही ब्रिजलाल के खाली पड़े मकान में ठहरा दिया गया। अख्तर की बीवी और खातून खाना बनाने के लिए घर पर रुक गईं, जबकि अन्य सभी नरमा चुगाई के लिए राकेश के साथ ट्रैक्टर से खेतों में चले गए। आधे घंटे बाद राकेश अपने खेतों से सब्जियां तोड़वा कर ले आया और उसे अख्तर की बीवी को देकर कहा, भाभी, खातून को भेजकर घर से दही और छाछ मंगवा लेना। दरअसल राकेश का मन 14 साल की खातून पर आ गया था, इसलिए वह बहाने से उसे अपने यहाँ बुलाना चाह रहा था।
अरे अंकल ठहरो, मैं दही और छाछ लेने आपके साथ ही चलती हूँ। आपके साथ चलने से मुझे सहूलियत रहेगी। कहकर खातून डोलची लेकर राकेश के पीछे पीछे चल पड़ी। खातून जैसे ही दालान से बाहर निकली, राकेश ने उसे रोककर कहा, खातून तुम अंकल मत कहो, क्या मैं तुम्हारे अब्बू की उम्र का हूँ? गलती हो गई, अब ख्याल रखूँगी। भैया कहूँ तो चलेगा? खातून ने कहा। अरे भैया, एक बात बताओ, दोनों भाभियाँ दिखाई नहीं दे रही, कहाँ छिपा दिया है आपने उन्हें? खातून, मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है। अब दूसरी बीवी की तलाश में हूँ। कोई लड़की पसंद आ गई तो शादी कर लूँगा। और हाँ सुन, अब तू बच्ची नहीं रही, मुझे अंकल या भैया कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मुझे राकेश कहो, प्यार से रॉकी, समझ गई ना? इतना कहकर राकेश आगे बढ़ गया। डोलची उठाए खातून राकेश के पीछे पीछे चल रही थी। घर पहुंचकर राकेश ने खातून की डोलची छाछ से भर दी। खातून डोलची उठाने लगी, तभी राकेश ने उसका हाथ दबा दिया। इस पर नादान खातून ने मुस्कुरा दिया। उस रात न तो राकेश को नींद आई और न खातून को। दोनों ही सारी रात करवटें बदलते रहे। राकेश शातिर खिलाड़ी था, जबकि खातून प्रेम के इस खेल से अनाड़ी थी। शातिर राकेश ने खातून को फंसाने के लिए शब्दों का जाल बुन लिया। उसे फंसाने के लिए वह उससे लच्छेदार बातें करने लगा। उसकी बातों का 14 साल की खातून पर ऐसा असर पड़ा कि वह भी उसे चाहने लगी। राकेश और उसके बड़े भाई कुलदीप ने उच्च शिक्षा हासिल करके वैज्ञानिक तकनीकी से खेती कराना शुरू किया था, जिससे उसे अच्छी पैदावार मिलने लगी थी। दोनों की शादी एक ही परिवार में सगी बहनों से हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से दोनों भाइयों के गृहस्थ जीवन में ऐसी खटास आई कि मामला अदालत की चौखट पर पहुंच गया। राकेश के परिवार की गिनती इलाके के रसूखदार व प्रभावशाली परिवार में होती थी। उसके परिवार का इलाके में अच्छा खासा दबदबा था। परिवार के सभी सुख सुविधाओं के साथ कई लग्जरी गाड़ियां व खेतीबाड़ी के लिए ट्रैक्टर था। शहरी आबो हवा में पल रही गरीब परिवार की खातून 14 साल की उम्र में अपने तंदुरुस्त शरीर की वजह से जवान दिखती थी। गेहुआ रंग व गठीले बदन की खातून पर राकेश इस कदर फिदा हुआ कि वह उसके लिए पागल सा हो गया था। राकेश सुबह के समय खुद ट्रैक्टर चलाकर मजदूरों को खेतों पर ले जाता था। खातून राकेश के पास बैठकर जाती थी, जबकि अन्य मजदूर पीछे ट्रॉली में बैठते थे। खातून की छोटी बहन सलमा भी राकेश की सीट के पास मडगार्ड पर बैठती थी। शाम को वापसी में भी ऐसा ही होता। इस बीच मौका मिलने पर राकेश खातून से हंसी मजाक कर लिया करता था। एक दिन ट्रैक्टर पर आते समय राकेश ने खातून से धीरे से कहा, आज रात को गली में मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मजदूरों को जाखड़ा वाली आए मात्र 5 ही दिन हुए थे। इस तरह राकेश और खातून ने पलक झपकते ही दूरियां नाप ली थीं। सभी मजदूर थके मांदे होने के कारण खाना खाने के तुरंत बाद नींद की आगोश में समा जाते थे। खातून ने इसी का फ़ायदा उठाया। जैसे ही सब सो गए, खातून दबे पांव बाहर निकली। राकेश दीवार की ओर से पहले ही खड़ा था। खातून के आते ही उसका हाथ पकड़कर वह रूखी राम के खाली पड़े घर में घुस गया। एकांत मिलते ही राकेश ने उसे बाहों में भर लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। खातून ने उसका हाथ पकड़कर कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? यह सब ठीक नहीं है। खातून, मैं तुम्हें हर तरह से खुश रखूंगा। राकेश ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। नहीं, आप शादीशुदा हैं। आप तो मुझे बर्बाद करके चले जाएंगे। मैं जिंदगी भर रोती रहूंगी, खातून ने कहा। राकेश ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, खातून, मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है। अब मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर रखूंगा। तुम मेरी बात का यकीन करो। अब फैसला तुम्हें करना है कि शादी गुपचुप करोगी या ढोल धमाकों के साथ। राकेश की बातों पर खातून ने यकीन कर लिया और उसके सामने समर्पण कर दिया। इच्छा पूरी करके दोनों अपने अपने बिस्तर पर चले गए। अगली सुबह खातून के बदन पर पोर दर्द कर रहा था। देर रात तक जागने से उसे सिर दर्द के साथ तेज बुखार भी हो गया था। जब सभी लोग खेतों में जाने लगे तो खातून ने पिता से कहा, अब्बू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है।
इसीलिए आज मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम घर पर आराम करो, मैं दवा के लिए छोटे चौधरी राकेश से बोल दूंगा, टिल्लू ने कहा। कुछ देर बाद राकेश ट्रैक्टर लेकर मजदूरों को लेने आया तो टिल्लू ने कहा, छोटे चौधरी, खातून को बुखार हो रहा है, उसे गांव के डॉक्टर से दवा दिलवा देना, आज वह काम पर नहीं जा रही है। अंकल, आज गांव के डॉक्टर एक शादी में गए हुए हैं, दोपहर के समय मैं शहर जाऊंगा तो वहां से दवा दिला दूंगा, राकेश ने कहा। मजदूरों को खेत में छोड़कर राकेश जल्दी लौट आया और जिप्सी लेकर खातून के पास पहुंच गया। दवा दिलाने के बहाने उसने खातून को जिप्सी में बैठा लिया। जिप्सी स्टार्ट करते हुए उसने चुहलबाजी करते हुए कहा, रानी, तबीयत सचमुच खराब है या चालाकी से मिलने का उपाय ढूंढा है? देखो जी, आज तो आपको तो मजाक सूझ रहा है और मैं दर्द के मारे मरी जा रही हूँ, खातून ने कहा। जाने मन, घबराओ मत, आज ससुर जी की इजाज़त लेकर आया हूँ। आज ससुर जी की इजाज़त लेकर आया हूँ। पूरे दिन घुमाऊंगा और तुम्हारे तन मन का दर्द निकाल कर ही दम लूंगा, राकेश ने कहा। कई घंटे घूमने के बाद राकेश की जिप्सी पीली बंगा शहर से लौट आई। शहर में दोनों ने जी भरकर मस्ती की। मन मनुहार करके राकेश ने खातून को बियर भी पिला दी थी। राकेश के साथ मिलने पर बिना दवा के ही खातून ठीक हो गई थी। राकेश की पहल पर खातून ने एक आर्टिफिशियल मंगलसूत्र गले में पड़े पुराने काले धागे में बांध लिया था। खातून की पसंद का एक सुर्ख सूट राकेश ने खरीद दिया था। शहर में बिताए उन पलों में राकेश खातून को यह विश्वास दिलाने में सफल हो गया था कि वह उसका शौहर है और समय आने पर वह उसके साथ रीति रिवाज से निकाह कर लेगा। राकेश ने यह भी कहा कि उसकी पहली पत्नी जितने भी गहने हैं वे सब अब उसके हैं। इसके अलावा वह उसकी पसंद के और भी गहने बनवाकर उसे गहनों से लाद देगा। इस तरह सातिर राकेश ने उसे लूटता रहा और शादी का सपना संजोए खातून लुटती रही। राकेश ने उस दिन भी रात को उससे मिलने का वादा करा लिया था। शाम को टिल्लू लौटा और खातून ने राकेश द्वारा दिया सूट दिखाते हुए कहा, अब्बा, यह सूट देखो, बड़ी चौधराइन ने दिया है, आपको पहनकर दिखाऊं? सूट बढ़िया और महंगा था। अब्बू के इशारे पर खातून ने सूट पहन लिया। कढ़ाईदार सुर्ख सूट में खातून नई नवेली दुल्हन सी लग रही थी। रात को सभी सो गए तो खातून राकेश से मिलने उसी खाली मकान में जा पहुंची जहां वह पहले मिली थी। वहाँ राकेश पहले से मौजूद था। उस समय उसके गले में राकेश के नाम का मंगलसूत्र और बदन पर वही सुर्ख सूट था। वह अप्सरा सी लग रही थी। राकेश ने उसकी सुंदरता की तारीफ की तो खातून ने कहा, देखो रॉकी, तुम मुझे धोखा मत देना। ऐसा हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। हट पगली, तूने तो ऐसा सोचा भी कैसे? और सुन, शहर से तुझे कल मोबाइल लाकर दे दूंगा, राकेश ने कहा। अगले दिन राकेश ने खातून को एक मोबाइल लाकर दे दिया। समय गुजरता रहा। राकेश का जब मन करता वह खातून को मिस कॉल कर देता। साइलेंट मोड पर मोबाइल पर आए मिस कॉल के इशारे को खातून समझ जाती। उसके बाद शौच का बहाना करके वह रणवीर जाट के खेत में बने कोठा पर पहुंच जाती। वहां दोनों अपनी इच्छा पूर्ति करते। इस तरह पूरे महीने उनका यह खेल चलता रहा। कहते हैं लाख कोशिशों के बावजूद भी इस तरह के संबंध छिपाए नहीं छिपते। राकेश और खातून के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक रात लघुशंका के लिए अख्तर खां उठा तो उसने राकेश और खातून को सुनसान पड़े घर में घुसते देख लिया। हकीकत जानने के लिए छिपकर वहीं बैठ गया। घंटे भर बाद दोनों एक साथ बाहर निकले तो अख्तर पूरा मामला समझ गया। राकेश के बड़े भाई कुलदीप को भी राकेश और खातून के संबंधों को लेकर के संदेह हो गया था। एक सुबह खातून नहाने के लिए गुसलखाने में घुसी तो उसके कपड़ों में लिपटा मोबाइल फ़ोन छोटी बहन सलमा ने हाथ लग गया। तब खातून ने वह फ़ोन किसी सहेली का बताकर पिंड छुड़ाया। खातून ने यह बात अब्बू को न बताने के लिए सलमा को राजी भी कर लिया। खातून और राकेश की हरकतों को जानकर अख्तर खान बेचैन हो उठा। वह पूरी रात इसी उधेड़-बुन में लगा रहा। आखिर उसने यह बात टिल्लू खां को बताने का निश्चय कर लिया। सुबह उठने के बाद वह टिल्लू
को बाहर ले गया और राकेश और खातून के बीच में पक रही खिचड़ी उसे बता दी। नाबालिग बेटी की हरकतें जानकर टिल्लू खां चौंका। इसके बाद दोनों ने पूरे मामले पर विचार विमर्श करके फैसला लिया कि यह बात बड़े चौधरी लालचंद को बताई जाए। टिल्लू ने बहला फुसला करके खातून से मोबाइल फ़ोन लेकर उसे ईंट से चकनाचूर कर दिया। अख्तर और टिल्लू खां उसी दिन लालचंद से मिले। उन्होंने कहा, चौधरी जी, आपका लाडला राकेश मेरी नाबालिग खातून पर डोरे डाल रहा है। वह उस पर गंदी नज़र रखता है। हुजूर, मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हो गया तो मैं गरीब आदमी बर्बाद हो जाऊंगा। आप उसे रोकिए, अन्यथा बर्बादी की आंच से आपका परिवार भी नहीं बचेगा। टिल्लू खां के मुंह से बेटी की करतूतें सुनकर लालचंद को भी चिंता हुई। उन्होंने दोनों को कुछ करने का आश्वासन देकर भेज दिया। लालचंद से शिकायत करने के बाद भी राकेश के व्यवहार में कोई तब्दीली नहीं आई। दीपावली नज़दीक आ गई। मजदूर टिल्लू खां की इतनी औकात नहीं थी कि वह परदेश में चौधरी के परिवार से पंगा लेता। इसीलिए टिल्लू और अख्तर ने अपने गांव लौटने में ही भलाई समझी। इसके बाद अख्तर और टिल्लू खां ने राकेश से कहा, भैया अब दिवाली नज़दीक आ रही है, अब हम गांव जाना चाहते हैं, इसलिए हमारी अब तक की मजदूरी का हिसाब कर दो। राकेश ने सभी मजदूरों का हिसाब कर दिया। हिसाब हो जाने के बाद मजदूरों ने जाने की तैयारी कर ली। हिसाब होने व गांव जाने की बात की जानकारी खातून को हुई तो वह परेशान हो उठी। वह राकेश को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहती थी। राकेश के साथ भले ही उसका विधिवत निकाह नहीं हुआ था, पर वह राकेश ने उसे पत्नी बना रखा था, उसे मंगलसूत्र भी पहनाया था। खातून के पास राकेश से बात करने का सहारा मोबाइल था, जिसे अब उसके अब्बा ने तोड़ दिया था। अब उसके पास ऐसा कोई जरिया नहीं था कि वह राकेश से मिलकर अपने मन की बात कहती। उसकी नज़र में एक ही रास्ता था कि वह तुरंत राकेश से मिलकर इस विषय पर बात करे। एक दिन घर वालों से छिपकर वह राकेश के खेतों की ओर निकल गई। रास्ते में उसे आत्माराम मिला तो उसने कहा, अंकल प्लीज़ अपना मोबाइल दे दीजिए, मुझे अब्बू से ज़रूरी बात करनी है। आत्माराम ने उसे अपना फ़ोन दे दिया। थोड़ा सा अलग हटकर खातून ने राकेश का नंबर मिला दिया। राकेश ने फ़ोन रिसीव किया तो खातून बोली, रॉकी, मैं नरमा के खेत में जा रही हूँ। इस समय मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे अब्बू गांव ले जाना चाहते हैं, पर मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। तुम तुरंत मुझसे मिलो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं मिले तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। खातून की चेतावनी सुनकर राकेश सन्न रह गया। वह जानता था कि खातून जिद्दी है, बिना सोचे समझे वह किसी हद तक जा सकती है। वह उसके खिलाफ कोर्ट कचहरी भी जा सकती है। पुलिस और कानूनी कार्रवाई की बात जहन में आते ही राकेश परेशान हो उठा। उसका दिमाग घूम गया। परेशानी की इस आलम में उसने अपने बड़े भाई कुलदीप को बुला लिया। दोनों भाइयों ने इस जटिल मुद्दे पर बात की, लेकिन उन्हें कोई राह नहीं सूझी। तब राकेश ने अपने जिगरी दोस्त अशोक और पूनम शर्मा को खेत में बुला लिया। चारों राकेश के गले आ पड़ी इस परेशानी का तोड़ ढूंढने में जुट गए। अंत में चारों ने परेशानी की मूल खातून को ही मिटाने का भयानक निर्णय ले लिया। उन्होंने इसका तरीका भी खोज लिया। योजना को अंजाम देने के लिए राकेश ने अशोक को भेजकर अपने एक अन्य दोस्त दीनदयाल जाखड़ की बोलेरो जीप मंगवा ली। इसके बाद राकेश ने नरमा के खेत में खातून को आवाज़ देकर कोठा पर बुला लिया। वहां अन्य 3 लोगों को देखकर खातून घबरा गई। खातून ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, राकेश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, घबराओ मत खातून, ये तीनों मेरे अपने हैं। आज मैं इनकी मौजूदगी में तुमसे शादी करूंगा। यहाँ तुम्हारे घर वाले आ सकते हैं, इसलिए दूसरी जगह चलने के लिए गाड़ी मंगवा ली है। आगे वाले गांव में शादी की पूरी व्यवस्था मैंने करवा ली है, वहीं चलकर शादी कर लेंगे। तब तक अंधेरा घिर चुका था। शादी की बात सुनकर खातून बहुत खुश हुई। अंजाम से अनजान खातून खुशी खुशी चारों के साथ बोलेरो में सवार हो गई। अशोक ने गाड़ी एशिया की सबसे लंबी चौड़ी इंदिरा गांधी नहर की पटरी पर दौड़ा दी।
लाखों वाली हेड के नज़दीक सुनसान पटरी पर चारों ने गाड़ी रोकी। गाड़ी में रखी रस्सी से उन्होंने खातून के हाथ पांव बांध दिए और किसी बंडल की तरह उसे नहर में उछाल दिया। मौत को सामने से देखकर खातून रोई, गिड़गिड़ाई और असफल विरोध भी किया, पर नौजवानों के आगे भला वह क्या कर सकती थी। नहर में गिरते ही वह अथाह जल में समा गई। उधर घर में खातून के ना मिलने पर सभी घबरा गए। सांझ ढलने तक उसके न लौटने पर टिल्लू और अख्तर गांव की पुलिस चौकी पहुंचे और राकेश पर बेटी को भगाने का शक जाहिर करते हुए एक तहरीर दे दी। वहां उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे थाना पीलीबंगा पहुंचे और वहां बेटी के अगवा करने का आरोप लगाते हुए राकेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। नाबालिग बच्ची का मामला था, वह भी सुदूर जिला की रहने वाली थी। मामला काफ़ी संवेदनशील था, इसलिए मामले की जानकारी मिलते ही युवा पुलिस अधीक्षक गौरव यादव और थाना प्रभारी विजय कुमार मीना ने मामले का खुलासा करने का आदेश दे दिया। प्रभारी कार्रवाई का भरोसा दिलाने पर रोता बिलखता मजदूर टोला भरतपुर लौट आया। विजय कुमार मीना ने एएसआई प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की, जिसमें कांस्टेबल अमर, ओम नोखवाल, अमनदीप, लक्ष्मण स्वामी और पीरूमल भी शामिल किए गए। मुखबिर द्वारा पता चला कि राकेश और उसके 3 साथी गांव से लापता हैं। इससे ये चारों शक के दायरे में आ गए। मुखबिरों से ये भी पता चला कि वह खातून ने आत्माराम के मोबाइल से राकेश से बात की थी। डीएसपी नारायण दानरत्नु भी पुलिस कार्रवाई पर नज़र रख रहे थे। पुलिस को कोई सफलता मिलती इससे पहले ही नहर के सटे थाना रावला की पुलिस ने नहर से 14-15 साल की एक लड़की की लाश बरामद की। लाश की शिनाख्त के लिए भरतपुर के टिल्लू खां और उसकी बेगम को बुलवा लिया गया। मृतक लड़की के पैरों में 6 उंगलियां होने से माँ बाप ने उसकी शिनाख्त अपनी बेटी खातून के रूप में कर दी। मुखबिरों के इत्तला पर पुलिस ने राकेश को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार करके साथियों के नाम बता दिए। पुलिस ने पीलीबंगा के मुंसिफ कोर्ट में उसे पेश कर पूछताछ के लिए 5 दिनों की रिमांड पर ले लिया। इस बीच पुलिस ने कुलदीप, राकेश, अशोक और पूनम शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया। सभी से विस्तार में पूछताछ कर उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है।